To begin with, China refrained from calling the Pahalgam attacks as terrorist attacks. ये इंडिया की इकोनॉमी सबसे तेज बढ़ रही है. We are the fastest growing major economy in the world. To gather sensitive information. ये क्या sensitive information gather कर रहे हैं? वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जन मन गण. मैं हूं प्रतीक और आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर श्रीपर्णा पाठक. प्रोफेसर श्रीपर्णा पाठक इज प्रोफेसर ऑफ चाइना स्टडीज and founding director of Center for Northeast Asian Studies at O.P. Jindal Global University. She's also a regional partner for DoubleThink Lab, Taiwan. और Professor Shriparna Pathak's research areas span across a multitude of areas including China-India ties, China-US ties, Taiwan, and great power rivalry. Thank you so much for being with us, Shriparna Pathak ji. You are a fluent Mandarin speaker, and that makes you one of the leading China analysts in the country. पहले सवाल से शुरुआत करते हैं. जो हम ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम पे हमले का जो रिस्पॉन्स था जो वो हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में बहुत आया है कि ये पाकिस्तान के साथ साथ एक चीन को भी एक रिस्पॉन्स था. What are your thoughts and how do you see this event unfolding? Thank you, Pratik ji. It's always an honor and a pleasure to speak with you. And आप खुद एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं. आपका एरिया स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी सही है. So thank you so much for the kind words. Coming quickly to the question, right? जब भी इंडिया चाइना का कुछ अच्छा होने को होता है, there is always something, there'll be a new controversy. अब the latest one was, how China responded to Operation Sindoor. अगर हम सबसे रिसेंट इंडिया चाइना प्रोग्रेस की बात करें तो वो सिंस 2020 हमारे गलवान क्लैश का देयर वाज दिस डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट जो पिछले साल हुआ डेप्सांग और डेमचोक में, और उसके बाद काफ़ी सारे बातें हुई बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग दे मेट एट द ब्रिक्स समिट इन रशिया. काफ़ी सारे बातें हुई ट्रस्ट कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम करेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट्स, मीडिया एक्सचेंज, ये सारी बातें हुई. लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया इन रिटेलिएशन फॉर द टेररिस्ट अटैक स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इन अप्रैल दिस ईयर, चाइना का किस तरह का रिस्पॉन्स था वो देखना बड़ा ज़रूरी है. चाइना का रिस्पॉन्स था, इट एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर इंडियाज एक्शंस and called for both India and Pakistan to prioritize peace to avoid further escalation. चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर बातें मतलब मैं कोट कर सकूं तो उन्होंने कहा था, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एंड ऑलवेज विल बी ईच अदर्स नेबर्स, दे आर बोथ चाइनाज नेबर्स एज वेल, एंड दे ट्राइड सिग्नलिंग अ न्यूट्रल स्टांस हियर. बट इन्होंने यहाँ एक तो इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट कर दिया. नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टू बिगिन विथ चाइना रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग द पहलगाम अटैक्स एज टेररिस्ट अटैक्स एज दे शुड हैव. After the attacks, Chinese Foreign Minister Wang Yi stated, China fully understands Pakistan's reasonable security concerns. पर terrorist sponsor state के क्या reasonable security concerns हैं? And he went on to say, China supports Pakistan in safeguarding its sovereignty and security interests. Now, it's very important to note here that China did not issue any such statement for India. तो इसका क्या मतलब है, तो इससे साफ हो गया कि चाइना इंडिया को किस तरह से देखता है. इनका भले ही ऑल वेदर फ्रेंडशिप हो पाकिस्तान के साथ, ठीक है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्रेंड्स और फोर्स, बट अगर चीन खुद को एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर दिखा रहा है, इधर टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है. When Operation Sindoor was unfolding, Chinese handles and actually state-controlled media like Global Times, CGT and China Daily, they all went into an overdrive saying कि Pakistan has shot down 5-6 jets of India. कोई evidence ही नहीं है. Now, these were not just some random Chinese trolls. These are state-controlled media. तो state का पूरा पता चल जाता है कि उनका अप्रोच ही क्या है. दूसरा, इन्होंने बड़ा फैलाया रफाल जेट शॉट डाउन. क्या फ़ायदा हुआ इनको रफाल जेट शॉट डाउन अगर ये झूठ फैला रहे. हुआ ये in a very coordinated way starting from the May 9th. They spread this disinformation that Pakistan using Chinese jets has shot down India's Rafale. हुआ क्या, जो छंगतू एविक है जो सारा डिफेंस सप्लाईज करता है पाकिस्तान को, उनके स्टॉक्स बढ़ गए. तो चीन इसमें भी पैसे बना रहा है. इट्स मिल्किंग अ ट्रेजेडी. ये कहाँ से रिस्पॉन्सिबल एक्टर है. सो देयर कैन नेवर बी एनी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एंगेजमेंट बिकॉज जब भी होता है उसके तुरंत बाद
चीन का असली चेहरा सामने आ जाता है. सो वट एवर इंडिया डिड दिस टाइम, देयर वाज आल्सो अ रिस्पॉन्स टू चाइना. अगर आप पहलगाम के बाद भी देखें, वी ट्राइड लिस्टिंग TRF एट द UN's 1267 कमिटी. चाइना ने फिर ब्लॉक लगा दी. ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो 5-6 बार हो चुका है. सो इट इज़ वेरी क्लियर एज टू व्हाट चाइना थिंक्स ऑफ इंडिया. सो इन अ नटशेल इट्स दैट. क्या हम फिर ये भी कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक चाइनीज़ फुटप्रिंट भी होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अभी के पहलगाम अटैक में भी अगर आप देखें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ टेकन ओवर द पहलगाम अटैक केस एंड सिक्योरिटी एजेंसी ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पे जो एक लोन मूवमेंट हुई थी एक Huawei सैटेलाइट फ़ोन की, इट वॉज ड्यूरिंग द सेम रीजन एंड द सेम टाइम ऑन द डे ऑफ द अटैक नियर पहलगाम. Huawei, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो एक चीनी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स इंडिया में बैंड हैं. नाउ इट्स सस्पेक्टेड दैट Huawei सैटेलाइट फोन्स हैव बीन स्मगल्ड इनटू इंडिया फ्रॉम ईदर पाकिस्तान और अनदर फॉरेन कंट्री. एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट भी है which states that China has provided Pakistan with key intelligence to track Indian military deployments post the attack and helped adjust satellite coverage of India in the 15-day period following the incident. अगर हम कहें पाकिस्तान ने क्यों किया, why did it use state sponsored terrorism against India in पहलगाम इस वक्त, कोई रीज़न है, रैशनल है? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ओ इट्स बिकॉज 370 हट गया. भाई 370 आज हटा है, इस साल हटा है. पाकिस्तान ने करना होता तो उसी टाइम कर लिया होता, राइट? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्लॉसमिंग टूरिज्म इन कश्मीर. मैंने खुद भी यही लिखा है. बट इसका एक अलग रीज़न भी है. इस साल में अगर आप देखें, इंडिया की इकोनॉमी सबसे तेज़ बढ़ रही है. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मच टू चाइनाज डिसप्लेजर. पहले भी हुआ ऐसे, इसी साल हुआ था कि फॉक्सकॉन के जो चाइनीज एम्प्लॉयज़ हैं, they were not allowed to come back to India to work. So China is doing everything to stop India from growing, right? So again, इसमें भी the timing is very important. पाकिस्तान ने क्यों किया? अगर terrorism use किया जाता है, then things come to a halt, right? So any dent to India's economy would be very pleasurable for China. Right. So I see there's some sort of a there could be some sort of convergence over there as well. Right. अब just coming back, just like take 30 seconds. ये जो आर्म्स या Huawei सैटेलाइट फोन एटसेट्रा जो यूज़ किया गया पहलगाम में, this is actually of reminiscent of Hamas's terrorist attacks because IDF, Israeli Defense Forces ने भी Chinese manufactured weapons उन्हें मिला था, communication technology मिला था, all of which was used by Hamas fighters. Now China says it's a responsible actor. बट इनके आर्म्स हर टेररिस्ट अटैक में कैसे मिल जाते हैं ये नहीं पता. सो चीन का छाव तो है. ऑफिशियली दे विल नॉट वांट टू रॉक द बोट. स्टेट टू स्टेट रिलेशंस वो सही रखना चाहेंगे, बट देन इफ यू कैन यूज अ नॉन स्टेट एक्टर, व्हाई नॉट? सो चीन का छाव तो है, बिल्कुल है, फुटप्रिंट्स है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी सेंसिटिव इशू. आप चाइनीज एस्पियोनेज एक्टिविटीज को आपने बहुत डीपली स्टडी करा है. How do the Chinese spy on India? How do the Chinese espionage networks operate in India? What are your findings? Please हमारे दर्शकों को आप कुछ इस पे क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल. बीच बीच में फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें उड़ते उड़ते खबर मिलती है, ओ चाइनीज नेशनल अरेस्टेड इन, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही होता है, XYZ places, या दिल्ली भी हो जाता है कभी कभी. Now Chinese espionage networks in India operate through a mix of traditional and modern methods. So they leverage जो हम जिसको HUMINT कहते हैं और human intelligence. They also leverage cyber operations, strategic influence campaigns, and ये सारा जो इनका effort है, they are driven by the Ministry of State Security, MSS, the PLA, People's Liberation Army, and the attempt is to gather military, technological, and political intelligence. Just to give you examples, I'll give you 6 very short examples. First, there's a usage of covert agents and front organizations. Chinese intelligence often employs individuals who will pose as journalists, businessmen, academics to gather sensitive information. ये क्या sensitive information gather कर रहे हैं? साल 2015 में भी ऐसा एक हुआ था. शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के कुछ जर्नलिस्ट थे इंडिया में जिनका वीज़ा रिवोक हो गया. अब ये तो हमें पता है कि हम जब भी विदेश जाते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग, वो वर्क वीज़ा होता है, राइट? ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जिनका वीज़ा ऑर्डर्स था कि दे हैव टू स्टे इन मुंबई एंड वर्क, दे वर गोइंग अराउंड द टिबेटन सेटलमेंट्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन.
ये एक तरह का होता है. So this is an example of how they pose as journalists, businessmen, or even academics. काफ़ी Chinese academics भी spread across the country. Again, I would say it is wrong to suspect every single one, but again, there has been a case of this in the past, right? दूसरा है, Nepal has been used as a transit route with fake identity documents. So Chinese agents use Nepali passports to enter India. Then they integrate into local communities in cities like Pune to conduct covert operations. इनका जो UFWD है, United Front Works Department, CCP, Chinese Communist Party organization, they start with friendship associations to cultivate influence, to gather intelligence, right? ये एक हो गया. They target soft civilian targets like journalists, think tanks. हम democracy है, तो democratic freedom में हम बहुत कुछ कह जाते हैं. चाइना का 1000 grains of sand टेक्निक है. हर एक चीज जो कहा जाए उसको importantly लिया जाए, and that information is sifted out after that, right? वो 1000 grains of sand है, उसमें से भले ही 5 grain useful हो. Second तरीका of course is cyber espionage, data theft. Chinese hackers जैसे Advanced Persistent Threat APT-30, they have targeted Indian networks for over a decade now. You know, they focus on geopolitical issues like the India-China border dispute, naval activities, naval movements, India's relations with other South Asian countries, be it Bangladesh, Pakistan, so on. APT-30 ने इंडियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के काफ़ी डेटा हार्वेस्ट किए. ये सिर्फ 2015 में पकड़े गए, एज इन वी फाउंड आउट अबाउट देम. ये एक है. देन देयर इज इन्फिल्ट्रेशन थ्रू नेपाल्स पोरस बॉर्डर्स. देयर इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पियोनाज, एंड देयर इज इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस एंड डिसइन्फॉर्मेशन. बाकी दो पे मैं बाद में हम लोग शायद बात भी कर सकते हैं, बट ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस और डिसइन्फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बिकॉज वी हैव अ यूथ बल्ज. हमारी यूथ इंटरनेट पे रहती है, हम भी इंटरनेट पे ही रहते हैं. इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर गैदरिंग एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो ये काफ़ी डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएंगे. दे विल ऑल्सो, हमारे इलेक्शंस के टाइम भी किया था, काफ़ी सारे चाइनीज हैंडल्स थे विच वर स्प्रेडिंग द नैरेटिव अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी टू switch the narratives or switch the perceptions against that party, right? And काफ़ी सारे deep fakes भी used हुए थे. सब में you can track it back to China. They would not want a party in power which is more nationalistic, right, and which would try to protect itself from Chinese influence. पहलगाम अटैक में भी इनके खुद के मीडिया ने, इनके खुद के ट्विटर ट्रोल फार्म्स ने, लिटिल पिंक्स हम जिनको कहते हैं in this lexicon, all of them tried leveraging what's known as the China's 3 warfare strategy. Media usage कर लिया, psychological warfare कर लिया, legal warfare कर लिया. ये सारा से ये क्या करते हैं? They target soft targets and sympathizers. So इनका depth of infiltration काफ़ी deep है. इस पे एक thorough study हुआ नहीं है. West में काफ़ी study किया गया. How does Chinese espionage work? How they work in India is very different from the West. Or how they would work in Taiwan or in Japan. हमारा अलग है. तो multiple layers है, 7 से 8 layers है. So I'll just end it here so that we can discuss more maybe in a bit. And that calls for another podcast, but let me come back to another important issue of the neighborhood. बांग्लादेश में जो हुआ, चाइनीज ने बहुत स्मार्टली वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा. हाउ डू यू सी दैट अनफोल्डिंग? आपने उसका क्या आपका रिसर्च है उस पर? एक तो see again, China very smartly since the ouster of the more India friendly Prime Minister Sheikh Hasina in August last year, they very rapidly pivoted to engage Bangladesh's interim governments under Mohammad Yunus. Opposition parties like BNP को भी इन्होंने cultivate करने की कोशिश की. In fact, September 2024, एक महीने के अंदर after Sheikh Hasina's ouster, Chinese ambassador Yao Wen, he met Shafiqur Rahman, and that was a very rare incident for foreign diplomatic visit to the party's office, right? It showed China's intent to cultivate ties. Why would they want India out? ऐसा हुआ है in the past कि इनका BRI projects टेक ऑफ कर ही नहीं रहा है बांग्लादेश में. बांग्लादेश ने सीधे सीधे इंडिया को थमा दिया कि भाई आप कर लो, you are better at project completion. नवंबर में अब in a systematic way if you see China's influence, अगस्त में शेख हसीना leaves, Chinese ambassador in August meets Shafiqur Rahman. November 2024 में China hosted a BNP delegation and Islamist party leaders at a political party plus event in Beijing. Then there's a report also, and you can find it in open sources.
इनका जो MSS है, China's Ministry of State Security, they backed Bangladeshi activist Pinaki Bhattacharya's campaign to promote anti-India sentiments, including boycott of Indian goods, so as to further amplify the tensions between India and Bangladesh. Propaganda use किया, influence operations use किया. What they tried through this is to regionally, geopolitically maneuver. They support the BCIM, Bangladesh, China, India, Myanmar Economic Corridor, their Chittagong port projects and all of this. They want to access South Asian markets. Right. इस वक्त साउथ एशिया में सबसे बड़ा मार्केट तो इंडिया का ही है, राइट? साउथ एशिया में छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का है. दे वुड वांट टू लेवरेज इंडियाज मार्केट. वो हो नहीं पा रहा है because we've understood that there's a lot of malice even in the economic practices. So they would rather then leverage Bangladesh to push back against India. They've given a lot of indirect support for militancy as well in the Northeast. They have, even in the past, much before Sheikh Hasina was ousted, they have supplied a lot of arms to India's Northeast-based secessionist groups. वो Cox's Bazar से होते हुए, and Sheikh Hasina had actually stopped a lot of that. India, Bangladesh had collaborated, but now that she's not there, this sort of approach is also beginning. अगर आप Chinese tourist or Chinese academics or Chinese media people's arrivals in Dhaka देखें after August last year, it has shot up tremendously. Very interesting. Reason तो होगा ना उसका. So in short, it would try to leverage Bangladesh even against India. वो यूनुस ने अभी कहा तो था chicken's neck, with the help of China, India का chicken's neck snap कर देंगे. कोई दूसरे देश का leader ऐसा क्यों कहेगा? There has to be some sort of collaboration between China and Bangladesh. Definitely. नहीं तो you don't comment on other countries' sovereignty. Right. So, Sure. yeah. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपने बहुत समय गुजारा है. Being our frontier with China, there's a lot of influence and attempts from the Chinese side. What are your findings and how do you see that? So again, just maybe 4 to 5 quick points. There is the Siliguri corridor, which I was mentioning, or the chicken's neck. So its proximity to Chinese-controlled areas through China's influence in Bangladesh or Myanmar, this is a huge risk to India. And China is trying to establish a presence near this chicken's neck or this corridor. They're also trying for potential bases in Bangladesh's Lalmonirhat region, which is close to the corridor. This sort of a presence is threatening. अब लोग कह सकते हैं कि ये तो speculation है. Speculate ना करें तो prepare ना हो पाएंगे. And it's always better to be prepared than to be sorry. दूसरा है, there's been a support for insurgency and terrorism China के side से. They have been linked to supporting insurgent groups in India's northeast. Bertil Lintner ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, China's Great Game East. Right. And in that उनके appendix में ना उन्होंने सारा लिखा है कि 1960 से जितने हमारे secessionist terrorist groups हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो कैसे कैसे गए चाइना, कौन कौन से साल में और किस किस तरह से उनको सपोर्ट मिला. सो देयर इज अ होल बुक ऑन दैट. इट्स नॉट बीन अपडेटेड आफ्टर 2005, बट अगर 2005 तक चल रहा था तो अब तो और भी ज़्यादा ही चल रहा होगा. देन ऑफ कोर्स देयर इज मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, बिकॉज हमारे अरुणाचल पे उनकी नज़रें हैं. उसको वो सदर्न टिबेट कहते हैं, पता नहीं क्यों. अभी रिसेंटली भी दे ट्राइड रीनेमिंग टेरिटरीज एंड इंडिया लैम्बास्टेड चाइना अगेन. एक और चीज़ ये करते हैं, वो है वेपनाइजेशन ऑफ वाटर ब्रह्मपुत्रा पे, बिकॉज ब्रह्मपुत्रा टिबेट से आता है. टिबेट में यारलुंग सांगपो है. जब डोकलम वाली क्राइसिस हो रही थी तब इवन दो इंडिया एंड चाइना हैव ट्रीटी ऑन शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाटर, चाइना रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू इंडिया, saying that weather monitoring systems have failed in Tibet. वो हो ही सकता है, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर होते हैं. बट पते की बात ये है कि बांग्लादेश को इन्फॉर्मेशन मिल गया था. उस साल the floods in Assam were dangerous, they were devastating, right? So they do a lot of weaponization of water. वहाँ पे भी डैम बना रहे. This last point which I'll mention in this context, it's on something which is more evil and nefarious and is very recent. Chinese weapons were also found in Manipur. Unfortunately, there has been a conflict. Security forces recovered Chinese manufactured arms, including AK-56 rifles, Type 81 Chinese assault rifles, Chinese hand grenades during the operations in Manipur. And Assam Rifles ने एक Type 81 Chinese assault rifle निकाला था 2024 साल में in Chandel district.
ये भी कुछ नया नहीं है, ये भी साल भर साल करते आए। बट द प्रॉब्लम इज कि जब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डोमेस्टिक क्राइसिस होता है, चाइना विल जंप इन। एक तो पैसे बनाएगा उससे, दूसरा है दे विल ट्राई टू एंश्योर दैट द कंट्री इम्प्लोड्स। मणिपुर में भी इन्होंने वही कोशिश किया। थैंकफुली वी बीन एबल टू वेल स्टैंड स्ट्रॉन्ग टिल नाउ, बट लेट्स होप देयर इज मोर फोकस ऑन दिस। बात करते हैं तिब्बत की। बहुत साल पहले दलाई लामा ने कहा था कि मैं अपने उत्तराधिकारी का, मेरे सक्सेसर का मैं अनाउंसमेंट तब करूंगा जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा। एंड इट इज़ दिस ईयर 2025 एंड दिस मीन्स दैट जो टिबेटन मूवमेंट है वो एक बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव फेज में आ चुकी है। इज देयर एनी फ्यूचर दैट द टिबेटन्स हैव? हाउ डू यू सी इट? आई थिंक फ्यूचर है कि नहीं ये तो खैर टिबेटन्स खुद ही कह पाएंगे, बिकॉज द टिबेटन्स हु लिव इन इंडिया एंड दे देमसेल्व्स से दैट इंडिया हैज बीन वेरी ग्रेशियस because India has allowed them to run a government. Because देखिए कोई भी देश में गवर्नमेंट एक ही होती है, सेंट्रल, राइट, बट इंडिया का दिल बड़ा है इसमें, सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से ऑपरेट करता है। बट इज देयर अ क्लैरिटी? दिस इज समथिंग विच द टिबेटन्स हैव टू डिसाइड। दो चार चीज़ें, there's a lot of Chinese control and Sinicization of Tibetans. आज के डेट में तो चाइना कहता है कि there's a Chinese Buddhism. अरे भाई, बुद्धिज्म इंडिया से टिबेट गया, चाइनीज बुद्धिज्म ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आ गया, उसको मार्केट कर रहे हैं, नो वन रियली नोज। बट इट्स अ वेरी डायरेक्ट एंड ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू जस्ट अप्रोप्रिएट बुद्धिज्म एंड टिबेट्स लेगेसी, राइट। दूसरा जो ये कहते हैं फोर्स्ड बोर्डिंग स्कूल्स हैं, ताकि जो even the kids of the Tibetans who are born, they're forced or trained in the Chinese language, not in Tibetan language, so that they forget a part of their culture. दलाई लामा कौन थे भूल जाए, टिबेट क्या थे भूल जाए, forcibly amalgamating it into China. DNA collection करते हैं, there's a restriction on religious and cultural practices and so on. ये सारा सब कुछ किया जा रहा है कि टिबेट का फ्यूचर ही नहीं रहे। Now दलाई लामा का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, but he's been advocating the middle way. And he's been seeking autonomy with China rather than full independence. In 2011, political retirement हुआ उनका, leadership has shifted to the CTA, to Sikyong Penpa Shiring. Internal divisions भी काफ़ी हैं. Just the way in a true democracy there are multiple divisions, as we see in India or in the US or wherever. Tibetan diaspora is also split between this middle way and those others who are vying for complete independence. ग्लोबल सपोर्ट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। आज के डेट में हम ज़्यादा पढ़ते हैं कि राइट देयर आर ह्यूमन राइट वायलेशंस इन शिंजियांग, इट इज़ ग्रेट, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट, बट टिबेटन्स तो काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। उतना सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? इंडिया तो सपोर्ट करता है, इसके अलावा कौन कर रहा है? देयर विल बी फ्यू रिपोर्ट्स हियर एंड देयर फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट व्हाट इज हैपनिंग बियॉन्ड दैट? देयर इज अ ड्विंडलिंग सपोर्ट। फ्यूचर डायरेक्शंस, पोस्ट दलाई लामा फ्यूचर ट्रांजिशन एक हमें देखना होगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो सेड कि फ्यूचर वाला दलाई लामा विल बी बोर्न आउटसाइड चाइना, वेरी वेल कुड बी इन इंडिया। इफ दैट हैपन्स, ही इज ऑल्सो सेड इट कुड बी अ वुमन. If that happens, China will attack India even more. So it's also a security risk for us. We have to prepare for that, and I'm very sure our agencies are preparing for that. Evolving resistance. Next generation क्या सोचता है? उनको क्या चाहिए? Do they want middle way? Do they want to preserve their culture? And they're doing a good work in India at least to preserve their culture. Or do they want more than that? ये उनको खुद से decide करना होगा. Because unless they themselves decide, other countries can't really do anything. Right. So ये एक बड़ा मसला है. And that brings me to my last question. क्या इंडिया को चाइना पे ट्रस्ट करना चाहिए? इसका आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसका जवाब ऑलरेडी जानते हैं, बट दर्शकों के लिए, look, there are no permanent friends or foes in international relations. और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई मॉरल्स होते ही नहीं है. सो एवरी कंट्री विल लेवरेज एज पर इट्स नीड्स. अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, अगर हम हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी देखें, ऐसा कब हुआ है, कौन से फेज में हुआ है कि चीन ने इंडिया का सपोर्ट किया है? द रीज़न एज टू वाई मैंने चाइना को अपना एरिया स्पेशलाइजेशन बहुत साल पहले 2007 में बनाया था, वॉज वन क्वेश्चन आई हैड एज अ यंग मास्टर स्टूडेंट कि अगर हम भाई भाई थे तो 1959 क्यों हुआ, 62 क्यों हुआ, 67 क्यों हुआ, सक्शगाम वैली क्यों छीन लिया हमसे, पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर दिया, एंड सो ऑन, मल्टीपल क्वेश्चंस. तो
इवन एज अ यंग मास्टर स्टूडेंट ये 2+2 मेरे दिमाग में हुआ ही नहीं, क्योंकि भाई तो आपस में ऐसा नहीं करते ना। होती है, गिले शिकवे होते हैं, झगड़े होते हैं, बट ये तो नहीं होता ना, यू नो। भाई कौन होगा? भाई भले ही रूस को बोल दें, है डिफरेंसेस उसके साथ भी, लेकिन भाई रहा है वो। इसराइल को बोल दें, डिफरेंसेस हैं उसके साथ भी, भाई भले ही वो हो सकता है। चीन तो भाई रहा नहीं है। ओके, देन यू नो द इपॉक ऑफ हिस्ट्री चेंज, वी मूव्ड ऑन इनटू बाय, लेट्स ट्रेड। ट्रेड डेफिसिट कितना है हमारा? ऐसा नहीं है कि इस साल है, 20 साल से है। यू नो, वी बीन ट्राइंग टू टेल देम कि यार, मेक द चाइनीज मार्केट एक्सेसिबल फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है इंडिया के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। जेनरिक ड्रग्स प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड है हम। सॉफ्टवेयर हमारा काफ़ी, इट्स नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। उनको इक्वल एक्सेस नहीं मिलती। देर आर टैरिफ बैरियर्स, देर आर नॉन टैरिफ बैरियर्स इन द चाइनीज मार्केट। वहाँ भी नहीं दाल गली। पाकिस्तान को ये तो परमानेंट सपोर्ट करते हैं। हम अगर कहते हैं SCO, ब्रिक्स वगैरह, आप SCO भी देख लीजिए। SCO में हमें कौन लेके आया? रूस लेके आया। चाइना टू काउंटर अस किसको लेके आया? पाकिस्तान को लेके आया। पाकिस्तान से किसे क्या फायदा होता है? राइट? सो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ नेबर विथ विच वी हैव टू कोएग्जिस्ट. We understand there's a power differential till we don't really become fully Atmanirbhar and have an equal power with China. We can't try to offset the balance. We can try to do with other like-minded partners in limited ways or in areas where we have mutual interest. But China से उम्मीद करके फायदा नहीं है. It's like झापड़ बार बार खाना. क्या हम झापड़ खाने को तैयार हैं? कितने झापड़ खाए और? So in my view नहीं है कोई भी. Thank you so much for sharing your thoughts. We'll be back with more such interesting conversations. Please like and subscribe our YouTube channel, Jan Mangan.